प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी की कक्षाओं में आगे बढ़ते हुए आज हम अगली कक्षा के रूप में समास शब्द को क्लियर करेंगे। समास जो हमारा अध्याय है उसको उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं समास पर। समास, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। यदि हम परिभाषा पर हम बात करें, परिभाषा पर, तो समास की परिभाषा क्या बनेगी? तो समास की परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के योग को, पदों के योग या मेल को, पदों के योग को समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हिंदी में समासों की संख्या, हिंदी में समासों की संख्या, इस संख्या का भी एक विषय है। समासों की संख्या 6 मानी गई है। हिंदी में समासों की संख्या 6 मानी गई है। देखिए, दो या दो से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? आप समास कहते हैं। हिंदी में समासों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है, जबकि संस्कृत में इनको 4 माना जाता है। और देखिए, शुद्ध वर्तनी में आने वाला शब्द है 6, ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखें। अब बात आता है कि आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ यानी समास जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ पूछ रहा है। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ। देखिए, शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग होकर शाब्दिक शब्द बना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संचित, या हम इसको कह सकते हैं संक्षेप होता है। ये समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संक्षिप्त है या संक्षेप होता है। और यही एक प्रश्न और पूछ लिया था, समास का विलोम भी पूछ लिया था, है, इसे भी नोट करके हम लिख लें। तो समास का विलोम जो होता है, समास का विलोम ये होता है व्यास, या इसको हम कह सकते हैं विस्तृत। विस्तृत होता है। देखिए, यहां से क्या है, एक तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होता है? ये आपका व्यास या विस्तृत होता है। आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द का विलोम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में है। क्या आपको पहचानना है संधि शब्द का विलोम? कमेंट्स बॉक्स में हमें भेजना है। संधि शब्द का विलोम क्या होता है? ये आपके लिए, आप सब लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको भेजना संधि शब्द का विलोम क्या होता है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं एक एक समास पर। एक एक समास पर हम बात करते हैं कि आपको पहचानना कैसे है कि इसमें कौन सा समास है और कौन सा समास नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी हमें क्लियर करानी है। देखिए, सब लोगों को ये लगता है कि जिन समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वे समास आपके क्या होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। ये बात सही है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है लेकिन वहां तत्पुरुष समास नहीं है, वहां कोई अन्य समास है। और कभी कभी आप लोगों को पड़ता है कि जिस समास में प्रति उपसर्ग जुड़ जाता है वो क्या होता है? विभाव समास होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पर प्रति उपसर्ग जुड़ने पर क्या है? आपका विभाव समास नहीं होता है। तो छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं इस पर विशेषकर गौर करते हैं। अब देखते हैं, पहले ही समास के रूप में हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास को।
अव्ययभाव समास, ये हमारा पहला समास है अव्ययभाव समास। और हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद अव्यय प्रधान होता है। इस समास का पहला पद अव्यय प्रधान होता है, अव्यय की प्रधानता होती है, प्रधान होता है। तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। अब हमें सिर्फ इसकी क्या बातें याद रखनी, परिभाषा पर हम ना जाएं, तो हमें सीधा याद रखना है इसकी पहचान, कि इसको पहचानोगे कैसे। तो पहचान आप इसकी कैसे करोगे कि इस पद में क्या है? अव्ययभाव समास है, तो आपकी पहचान संख्या 1। हम इसकी आपको 3 पहचान देंगे अव्ययभाव समास की, वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली पहचान जो अधिकतर विद्यार्थियों को पता होता है, जिस समास का पहला पद किससे शुरू होता है? इस विसर्ग उपसर्ग समझ लीजिए आपका आ, अनु, प्रति, उप, भर, निर, निस, नी, वे, यथा आदि से शुरू होता है। आदि से शुरू होता है। देखो, तो ये है आपका कि जिस समास का पहला पद किससे शुरू होता है, इनको हम देख लेते हैं जिससे शुरू होता है। तो पहला पद अनु, तो आ, अनु, प्रति, उप, भर, निर, निस, नी, बे, यथा आदि से शुरू होता है। तो वे सब उस समास में भी कौन सा समास होता है? उस पद में जो समास होता है वो आपका क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ये परिभाषा अधिकांशतः विद्यार्थियों को पता होता है, ये पहचान। हमने लिखा आजन्म, आजन्म। तो आजन्म का मतलब क्या है? जन्म से मृत्यु तक, इसी को तो हम आजन्म कहेंगे। जन्म से मृत्यु तक, ये हो गया। हमने लिखा आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। तो क्या है? यानी आबाल यानी बालक से लेकर के वृद्ध तक, बालक से वृद्ध तक, बालक से लेकर के क्या है? वृद्ध तक। तो क्या हो गया? आजन्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आबाल वृद्ध, बालक से लेकर के वृद्ध तक, वृद्धावस्था तक। तो ये समय क्या है? तो आपका आ से शुरू हो रहा है। तो पहली पहचान आपको ये लगना है, ये याद रखनी है कि जिस समास का पहला पद आ, अनु, प्रति, उप, भर, निर, निस, नी, वे, यथा आदि से शुरू होता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके अव्ययभाव के उदाहरण कहलाते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, अव्यय जिस समास में जुड़ जाता है या जिस पद में जुड़ जाता है, तो अव्यय की एक मूल पहचान ये होती है, अव्यय कहते किसको हैं? कि जिस शब्द पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप ये देख लेना, इन शब्दों के संयोग से शब्द बन रहा है, यदि उसका बहुवचन में परिवर्तन हो जाए या उसका लिंग परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो पद जो है अव्ययभाव समास नहीं रहेगा। तो आप ये देख लें, आजन्म है, जैसे आजन्म का आप क्या करेंगे? आजन्म का आप बहुवचन बनाएं, तो नहीं होने का आजन्म का। आबाल वृद्ध, इसका भी बहुवचन नहीं बनने का।
तो आप बहुवचन बना करके देख लें, यदि किसी समास का बहुवचन इनमें से भी बन जाए तो समास इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सीधा तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो एक बार सब लोग इसको आप नोट कर लें। अब देखिए ये पहचान संख्या 1 चल रही है। अब इसके कुछ और उदाहरण, अन्य उदाहरण देखते हैं। अब कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। हमने आप पर 2 उदाहरण देखे हैं, और आपको ये बात विशेषकर याद रखनी है, यदि इन शब्दों के शुरू होने के बाद यदि पद का बहुवचन बन जाए तो वो अव्ययभाव समास नहीं होगा, क्योंकि अव्यय का मतलब क्या है कि अव्यय तो वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अव्यय किसी शब्द के साथ में यदि जुड़ जाएं तो इन पर भी उस शब्द को पूरा अव्यय बना देते हैं ये। तो जाहिर सी बात है, इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। आपाद मस्तिष्क, आपाद मस्तिष्क, तो क्या है आपाद मस्तिष्क? पाद बोलते हैं पैर और मस्तिष्क बोलते हैं सिर, यानी मस्तिष्क पाद से लेकर सिर तक, पैरों से लेकर सिर तक, पैरों से लेकर सिर तक, ये कह सकते हैं हम, लेकर मस्तिष्क तक, ये हो गया। दूसरा हमें अनुरूप, अनुरूप, तो अनु की समानता किससे है? अनुरूप का मतलब क्या है? रूप के समान, रूप के समान। शब्द है हमारा अनुगंग, अनुगंग, और गंग का अर्थ होता है गंगा, यानी गंगा के समान, गंगा के समान, क्योंकि तुलनात्मक शब्दों में प्रयोग होता है अनु। तो देखिए, ना तो अनुरूप का बहुवचन बन रहा है, ना अनुगंग का बहुवचन बनना है, और ना ही आपाद मस्तिष्क का बहुवचन बनना है। अब देखिए, यह है शब्द आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। शब्द हमारा प्रतिकूल, 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 प्रतिकूल का मतलब क्या है? मतलब कोई चीज एक तो हमारे अनुकूल होती है, एक प्रतिकूल होती है, विपरीत। प्रति का मतलब क्या है? विपरीत। तो कूल के विपरीत, कूल के विपरीत, कूल के विपरीत प्रतिकूल, कूल के विपरीत। और एक अनुकूल होती है, तो अनुकूल का मतलब क्या है? बिल्कुल आपके आचरण के समीप है चीज कोई, तो ये आप उतार सकते हैं इसको, एक बार नोट कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि जो भी अव्ययभाव समास का उदाहरण बनेगा उसका बहुवचन परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति में बहुवचन परिवर्तन हो गया, देखिए यही एक शब्द आता है आपके लिए जो आपको बहुत ज्यादा भ्रमित कर देगा। आपसे पूछ लेगा प्रतियोगिता शब्द में कौन सा समास है, प्रतियोगिता शब्द में कौन सा समास है, या प्रतिक्रिया शब्द में कौन सा समास है, या अनुक्रिया शब्द में कौन सा समास है, या अनुकीर्तियां शब्द में कौन सा समास है, अनुकीर्ति के शब्द में कौन सा समास है। तो ये शब्द आप देखिए, देखिए इसमें भी प्रति आया है और इसमें भी अनु आया, और हमने क्या बताया कि ये शब्द अव्ययभाव समास से अव्यय समास होते हैं जो इन शब्दों से शुरू होते हैं। तो ये परिभाषा हमेशा विद्यार्थियों को पहचान पता रहता, लेकिन इस पहचान के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होती। तो अव्यय के बारे में आप एक ही याद रखें कि अव्यय समास जो होगा उसका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। अगर ऐसी स्थिति में इनका बहुवचन बन रहा, देखिए प्रतियोगिता का क्या हो जाएगा? प्रतियोगिताएं हो जाएगा, प्रतियोगिताएं हो गया, प्रतियोगिताएं, इसका तो बहुवचन बन गया। प्रतिक्रिया का क्या होगा? प्रतिक्रियाएं हो गया, प्रतिक्रियाएं हो गया। इसका क्या? अनुक्रिया, इसका भी अनुक्रियाएं हो गया, क्योंकि क्रिया के अनुरूप समान बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अनुक्रियाएं हो गया इसका भी। अनुकीर्तियां, अनुकीर्ति क्या होता है? किसी का मॉडल होता है, तो मॉडल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका क्या होगा? अनुकीर्तियां हो गया।
देखिए, प्रतियोगिता का प्रतियोगिताएं हो गया, प्रतिक्रिया का प्रतिक्रियाएं हो गया, अनुक्रिया का अनुक्रियाएं हो गया, और अनुकीर्ति का अनुकीर्तियां हो गया। तो ये तो बहुत सारे, इनका तो बहुवचन बन गए। तो ऐसी स्थिति में ये शब्द क्या है, अव्यय नहीं है। क्या है ये, अव्यय भाव समास नहीं है, भाव समास। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया के साथ क्रिया। प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत क्रिया, ये मनोविज्ञान में आते हैं सब। अनुकीर्तियां यानी कीर्ति के समान, कोई भी कीर्ति है, मान रामचरितमानस किसकी अनुकीर्ति है, वाल्मीकि रामायण की अनुकीर्ति है, मतलब उसके आधार पर लिखी गई है। तो ये तो विपरीत तैयार हो गए। तो आप एक बात याद रख लें कि ये क्या है, अव्यय भाव समास नहीं है। और ये सभी समास कौन से हैं, तत्पुरुष समास। ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास है। तो ये बात को आप विशेषकर याद रख लें। आप कहीं नहीं फंस सकते तो यहां फंस सकते हो। आपको मैं एक ही बात बता रहा हूं कि आप अगर अव्यय भाव समास को पढ़ रहे हैं तो अव्यय भाव समास पर इतना आप याद रखें कि जो अव्यय भाव समास है, जिस उसका क्या है, आपको बहुवचन नहीं बदलना, उसका बहुवचन नहीं बदल सकता अव्यय भाव समास के पद का। तो देख लीजिए, इनका आप बदल कर देख लीजिए। आपाद मस्तिष्क, इसका बहुवचन बदल दें। अनुरूप का बहुवचन बदल दें, नहीं बदल सकते। अनुगंगा का नहीं, गंग का नहीं बदल सकते। प्रतिदिन का नहीं बदल सकता, बदल सकते आप प्रतिदिन शब्द का, प्रतिदिन होता ही नहीं कोई शब्द, प्रतिकूलो कोई शब्द नहीं होता। तो ये आप याद रखें। तो ये बात आपके अच्छे से समझ आई होगी, एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये भी अव्यय भाव पर हम जो पहली पहचान बता रहे हैं, उसी पहचान संख्या 1 पर बात हम कर रहे हैं। तो ये आप याद रखें, ये हम पहचान शब्द पर ही बात कर रहे हैं। हमने एक पहचान जो आपको बताई है, तो उसको आप विशेषकर याद रखें। अब देखिए, हम बात करते हैं उपगंगा। तो ये क्या हो जाए, गंगा के समीप, गंगा के समीप, समीप, ये हो गया। इसका भी आप नहीं बदल सकते बहुवचन। अब बात करते हैं भरपेट। ये भरपेट का भी बहुवचन आप नहीं कर सकते, तो पेट भरकर। भरपेट का मतलब क्या, पेट भरकर ही तो खाया आदमी ने, पेट भरकर। अबे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। जैसी शक्ति वैसा ही तो काम करेगा मनुष्य, शक्ति के अनुसार। हमने लिखा बेधड़क, बेधड़क। तो बेधड़क का मतलब क्या, बे का अर्थ होता है रहित के अर्थ में, तो यानी धड़कन रहित, धड़कन रहित यानी धड़कन नहीं है। हमने बोला आपको निगोड़ा, निगोड़ा जो घोड़ा रहित है, घोड़ा रहित है, घोड़े नहीं है। हमने बोला नियंत्रण, नियंत्रण, तो नियंत्रण का मतलब क्या है, पूर्णतः यंत्र में, जो पूर्णतः यंत्र का पालन करता है, पूर्णतः यंत्र। और ये क्या है, शासन जो चलता है वो एक यंत्र से चलता है, तो पूर्णतः यंत्र हो गया। अब हमने लिखा हर पल, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हर पल। हर पल का मतलब क्या है, पल पल। हमने लिखा हर बार, हर बार का मतलब क्या है, बार बार। हमने लिखा निर्बल, निर्बल का क्या है, बल रहित। हमने लिखा निस्तेज, तेज रहित। तो देखिए, ये क्या है, आपके किसी भी शब्द का बहुवचन नहीं बदल सकते। अव्यय पर यही एक महत्वपूर्ण पहचान याद रखो, इन शब्दों से शुरू होता ही है। साथ में ये आप याद रखो कि अगर किसी भी शब्द का बहुवचन बन गया
तो आपका अव्ययभाव समास नहीं होगा। और आप कहोगे कि हमारा समास जो गलत हो गया, तो गलत नहीं हुआ। आप इसको छोटी छोटी बातों को याद रख लें कि अव्यय का जो भी समासिक पद होगा उसका बहुवचन नहीं बन सकता, ये बात आप अच्छे से याद रख लें। और एक यहाँ नोट करके बहुत बड़ी टिप्पणी लिख लें, यहाँ से आपके 4 चीज मैं आपसे क्लियर करा दूंगा। अगर देखो जहां पर निर, निस, दुर, दुस, ये क्या है? उपसर्ग है। जहां पर निर, निस, दुर, दुस उपसर्ग हो जाए तो देखिए जहां पर निर्निस होगा तो यहां समास कौन सा होगा? अव्ययभाव। और जहां पर दुर्दुस होगा यहां समास क्या होगा? कर्मधारय। कर्मधारय। लेकिन संधि जो होगी वो संधि कौन सी होगी? दोनों के होने पर विसर्ग। क्या होगी? विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि में यही मैक्रो फैक्ट है। एक तो आपको निर्निस को याद रख लो, दुर्दुस को याद रख लो, और एक ओ की मात्रा को याद रख लो। ओ की मात्रा को याद रख लो। ओ की मात्रा आपको गुण संधि में मिलेगी, लेकिन गुण संधि में मिलने के बाद इस मात्रा के बाद आपको क्या मिलेगा? स्वर के साथ में मिलेगी, स्वर वर्णों का प्रयोग होगा। अब देखिए जैसे क्या है, हमने लिखा मनोबल, मनोबल लिख लिया, और यहां लिखा हमने महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव लिखा। तो देखिए यहां जो शब्द आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्वर हो जाएगा, यहाँ भी स्वर हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। लेकिन यह मनोबल में क्या है? ये तो व्यंजन आ गया और ये भी व्यंजन है, तो इसलिए जहां ये ओ की मात्रा दिख जाए वहीं विसर्ग बना दो इसको, मन प्लस बल, और ये महा प्लस उत्सव होगी, तो वहां तो अगला वर्ण उ आ गया, आपको स्वर आ गया। तो ये बात आप याद रख लें, ये 5 टाइप से ही आप विसर्ग संधि को पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। तो आप इसकी एक तो यहां से संधि भी क्लियर हो जाती है कि जहां पर निर्निस उपसर्ग आ जाए या दुर्दुस उपसर्ग आ जाए तो समास तो क्या होगा? अव्ययभाव होगा। और जो संधि होगी दोनों में क्या होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। और साथ में एक चीज और, चौथी बात, और जो बना हुआ शब्द होगा, इनसे जो बना हुआ शब्द होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। देखो 4 बातें, इन 4 शब्दों को याद रखने से आपको 4 तरह के उत्तर मिलने हैं कि जहां पर निर्निस, दुर्दुस, ये 4 उपसर्गों का प्रयोग हो जाए तो निर्निस में तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा इनका प्रयोग आने पर, दुर्दुस में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, और संधि दोनों के आने पर विसर्ग होगी, और बना शब्द दोनों से ही बना शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। तो एक बार ये बात आपके समझ आ गई होगी, तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब देखिए ये हमने पहली पहचान अव्ययभाव की पढ़ी थी, अव्ययभाव समास की। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं पहचान संख्या 2 पर। हम अव्ययभाव की आपको 3 पहचान बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर अव्ययभाव समास से कोई उदाहरण आपको परीक्षा में आए तो आपका गलत ना हो सके। देखिए पहचान संख्या 2, पहचान संख्या 2 पर हम बात करते हैं। यदि किसी शब्द के मध्य में, यदि किसी शब्द के या पद के, शब्द के मध्य में क्या मिले आपको? 3 शब्द मिले, 3 वर्ण, मैं, ही, ने। यदि किसी शब्द के मध्य में मैं, ही, ने मिल जाएं तो वहां भी अव्ययभाव समास होता है, तो वहां भी अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो वहां भी कौन सा शब्द समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे हमने लिखा भागम भाग, भागम भाग, तो देखिए पूरा समासिक पद है, इसके बीच में क्या है? मैं है। तो भागम भाग का मतलब क्या है? निरंतर भागना, यही तो मतलब है भागम भाग। और ये हम आम भाषा में भी यूज करते हैं, और यार तो आदमी भागम भाग ही रहता है हर समय,
तो निरंतर भागना ही तो क्या है, भागम भाग है। हम अगर बात करें तो देखिए ये है शब्द हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ का मतलब क्या है, हाथ ही हाथ में, तो ही यहां पर आया था, देखिए हाथ ही हाथ में। ये हम शब्दों को यूज करते हैं बातों बात, बातों बात। और कहते नहीं कि बातों बातों में झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, बात ही बात में तो झगड़ा हुआ, बात ही बात। हम लिखते हैं कानो कान, कानो कान। तो क्या हुआ, कानो कान का मतलब है कान ही कान में बात पता चल जाती है, कान ही कान। तो हमने क्या बताया कि जिस शब्द में आपको या तो आप बिगड़े करके देख लें, आपको मध्य में मैं मिल जाए, ही मिल जाए या न मिल जाए, तो हम देखते हैं एक शब्द देखो, काम ही काम। आपसे पूछ लिया काम ही काम शब्द में कौन सा समास है, तो क्या है, काम ही काम का मतलब क्या है, तो वो अपने काम से काम रखता है, तो केवल काम, केवल काम। एक शब्द हम बोलते हैं कभी ना कभी, कभी न कभी, यानी कभी ना कभी तो नौकरी लगेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो कभी भी निश्चित होगी, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित कभी, निश्चित कभी। तो देखिए पहचान संख्या क्या है आपकी दूसरी है, और पहचान संख्या क्या है, यदि किसी शब्द के मध्य आप में ही न मिल जाएं, तो वहां पर भी क्या होता है, आपका अव्ययभाव समास होता है। तो आप एक बार इन सब चीजों को ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं कि कानो कान शब्द में कौन सा समास है, तो आप इसको विग्रह कर लें, बातों बात बात ही बात में, तो आपको ही मिल जाता है। और जब ही मिल जाता है या न मिल जाता, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका अव्ययभाव समास है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके अच्छे से समझ आई होगी, तो एक बार इसको नोट कर लें। देखिए व्याकरण, हिंदी की टोटल व्याकरण एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तो आपको यह और वह का प्रयोग आना चाहिए, और एक वचन वाली पोर्शन आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर किसी भी शब्द का आप वचन परिवर्तन कर लेते हैं, तो आप ये समझिए वहां से अव्यय तो हट जाएगा। अगर किसी भी शब्द का आप वचन परिवर्तन कर लेते हैं, तो वहां से तो अव्यय भी, अव्यय आपका हट जाएगा। और किसी शब्द का एक वचन का बहुवचन आप परिवर्तन कर लेते हैं और शब्द आपको दिखाई देता, तो ऐसी स्थिति में सारी जो संज्ञाएं हो जाती हैं जातिवाचक हो जाती हैं। पहचान संख्या 3 पर हम बात करते हैं। देखिए 3 बात हमने पढ़ी। पहली पहचान में क्या पढ़ा कि यदि किसी शब्द किसी समास, इस समास का पहला पद अनु, यानी पहले पद शुरू होता है, यानी प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में। एक तो बात हमने करी कि किसी शब्द के प्रारंभ में आ, अनु, प्रति, भर, यथा, हर, बे, नि, निश, निर, ये ऐसे शब्द आते हैं, उप, ऐसे शब्द शुरू से आ जाए, यदि वो शब्द के किस में आ जाए, प्रारंभ में आ जाए। दूसरी पहचान में हमने क्या पढ़ा, यदि शब्द के मध्य में मैं ही न आ जाए। अब शब्द के अंत में भी तो हम पढ़ रहे, तीसरी पहचान, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, देखते हैं अंत में क्या, अंत में अर्थ, भर, उपरांत, अनुसार, और अंतिम शब्द है पूर्वक। यदि किसी शब्द के अंत में अर्थ, भर, उपरांत, अनुसार, पूर्वक शब्द आ जाएं, शब्द आ जाएं, तो वहां भी, तो वहां भी अव्ययभाव समास ही होता है। तो वहां भी अव्ययभाव समास ही होता है। तो उदाहरण हम देख लेंगे, उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, वहां भी अव्ययभाव समास होता है। कुछ उदाहरण हम इसके देख लेते हैं अव्ययभाव समास के। जैसे हमने लिखा धर्मार्थ, शब्द हमने लिखा धर्मार्थ,
तो इसका अर्थ क्या है? धर्म के लिए। धर्मार्थ के कार्य किसके लिए करोगे आप? धर्म के लिए, धर्म के लिए। अब देखिए यहाँ तो के लिए शब्द आ गया, के लिए कारक चिन्ह है, और ये तो चतुर्थी का कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी इसको तत्पुरुष समास ना करें, तो ये आप विशेषकर याद रखें। और धर्मार्थ का कभी बहुवचन नहीं बदलेगा, इतना आप याद लिख लीजिए। तत्पुरुष समास में क्या आएगा? प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएं हो जाएगा, पाठशाला, पाठशालाएं हो जाएंगी। तो पढ़ने के लिए होती है, उसमें बाद वाला पद हमें जो प्रधान पद है वो मिलता है। तो यहाँ प्रधान पद तो कुछ मिल ही नहीं रहा, धर्मार्थ धर्म के लिए प्रधान पद तो हमें कुछ नहीं मिला। तो ये आप ध्यान रखें। सेवार्थ, सेवा के लिए। प्रयोगार्थ, प्रयोग के लिए। प्रयोगार्थ, प्रयोग के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। देखिए धर्मार्थ आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते, सेवार्थ इसका बहुवचन नहीं बना सकते, प्रयोगार्थ इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ज्ञानार्थ इसका बहुवचन नहीं बना सकते। तो आप इनको पहचान को याद रखें। और देखिए हमने और जो उदाहरण लिखे ये हमने अर्थ पर लिए, अब हम भर पर बात करते हैं। हमने लिखा वर्ष भर। तो वर्ष भर का मतलब क्या है? पूरा वर्ष या पूरे वर्ष। जीवन भर, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा जीवन। कहते नहीं, जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता ही मर गया। तो पूरा जीवन भर मतलब हमने लिखा सप्ताह भर या दिन भर। दिन भर, दिन भर का मतलब क्या? पूरा दिन। रात भर, पूरी रात। रात भर, पूरी रात। और लिख सकते हैं हम सप्ताह भर, सप्ताह भर, पूरे सप्ताह, पूरे सप्ताह। जबकि अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है सप्ताह। तो देखिए, और ये तो वैसे भी आपका देखा जाए तो आपका क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। और उसके अंतर भी क्या है? जो कालवाचक क्रिया होती है वो आपको अवधि के रूप में मिलती है, तो अवधि में है। अवधि एक वर्ष भर क्या है? पूरी एक अवधि है। जीवन भर क्या है? पूरा का अवधि है। तो आप ये याद रखें। तो एक ये बात आपके समझ आई हो तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, और अन्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। आपको ये तीन ही पहचान हम बता रहे हैं, बस आपको यही याद रखना है। और साथ में ये याद रखना है कि यदि इनमें का कोई शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो जाए तो वो भी आपका क्या है? अव्ययभाव समास नहीं होगा। ये आप विशेषकर याद रखें। अव्ययभाव समास का कभी भी बहुवचन नहीं बदल सकता उसके किसी भी शब्द का। अब हम बात करते हैं उपरांत। जैसे हमने लिखा जन्मोपरांत, और ये शब्द हम लिखते ही हैं जन्म, जन्मोपरांत। तो इसका मतलब क्या है? जन्म के बाद, जन्म के बाद। ये लिखते हैं मरणोपरांत, मरणोपरांत। जैसे किसी को मरने के बाद दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार या पद्मश्री, तो क्या है? मरने के बाद या मृत्यु के बाद। विवाह उपरांत, जैसे हम लिखते हैं विवाह उपरांत, विवाह उपरांत। प्रांत, तो क्या लिखेंगे हम? विवाह के बाद, विवाह के बाद। तो जन्म उपरांत, मरणोपरांत, विवाह उपरांत। तो ये क्या है? तदुपरांत, तदुपरांत। तदुपरांत का मतलब क्या है? उसके बाद, उसके
बाद। तो देखिए ये आपको पहचान याद रखनी है। उपरांत को हमने देखा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने, चलिए एक बार आप सब लोग पहले इसको नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अब अनुसार पर, जो अनुसार शब्द आया है। देखिए जैसे हम लिखते हैं नियमानुसार, थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं। उदाहरण है, ये हमने लिखा नियमानुसार। नियमानुसार का मतलब क्या है? नियम के अनुसार चलना, नियम के अनुसार। तदनुसार, 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 तदनुसार का मतलब क्या है? उसके अनुसार, उसके अनुसार। और इनमें संधि भी है, आपकी दीर्घ संधि होती चली आ रही है। अब है कथनानुसार, कथनानुसार, कथन के अनुसार, कथन के अनुसार। और हम बात करें योग्यतानुसार, योग्यतानुसार, तो इसका मतलब क्या है? योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। तो देखिए ये क्या है? नियमानुसार ना, आप किसी भी शब्द का बहुवचन नहीं बदल सकते हो। तो सारे समास क्या है? अव्ययभाव समास है। सारे शब्द क्या है? अव्ययभाव समास है। आगे हम देखते हैं, हमने लिखा सावधानी पूर्वक, ये शब्द आते हैं, सावधानी पूर्वक चला करो। तो किसके साथ? सावधानी के साथ, सावधानी के साथ। हमने लिखा नियम पूर्वक, नियम पूर्वक, नियम के साथ, नियम के साथ, नियम पूर्वक, नियम के साथ। हमने लिखा कुशल पूर्वक, कुशल पूर्वक पहुंच गए या नहीं? कुशल पूर्वक, कुशलता के साथ, कुशलता के साथ। ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, इसका मतलब क्या? ध्यान के साथ, ध्यान के साथ। आपको देखो ये 3 पहचान हमने लिखवाई, आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से जो पहचाने हैं ये आपको याद रखनी है। और साथ में याद रखना है, यदि देखो एक तो बात हमने तय कि एक समास का पहले पद में क्या लग जाए, यानी एक तो हमने शब्द के प्रारंभ में आपको बताया, एक हमने आपको शब्द के मध्य में बताया, एक आपको शब्द के मध्य में बात पहचान बताई, एक हमने आपको शब्द के अंत में बताई। और अव्यय की यही पहचान है। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पहले अंत बाद में होता है, और संबंध बोधक मध्य में होता है, समुच्चय बोधक 2 वाक्यों के मध्य होता है, और संज्ञा संबंध संज्ञा सर्वनाम के मध्य होता है, और विस्मय अधिबोधक हमेशा बाद में होता है, तो सॉरी पहले होता है शब्द के। तो आपको ये पहचाने याद रखनी है कि यदि किसी शब्द के पहले जो हमने आपको बताए वे शब्द लगे मिले पहली पहचान में, दूसरा शब्द के मध्य में, और तीसरा शब्द के बाद में, तो ऐसी स्थिति में जो शब्द आपका समासिक पद बनेगा उसका होगा अव्ययभाव समास होगा। और साथ में एक बात आपको याद रखनी है कि अव्ययभाव का समास का जो समासिक पद होगा उसका कभी भी लिंग वचन परिवर्तन नहीं हो सकता। यह आप ध्यान रखें, क्योंकि अव्यय की मूल पहचान यही है। तो देखिए ये आपका अव्ययभाव जो समास था, समास का पहला एक भाग हमने समास के 6 प्रकारों में से एक प्रकार पर चर्चा की है, अव्ययभाव समास पर। और परीक्षा की दृष्टि से आपको इसकी पहचानें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं लेकिन पहचान नहीं हो सकती बहुत सारियां। तो आप याद रखें कि पहचान आपको ही याद रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से तो आप लोगों को ये 3 पहचानें याद रखें, उदाहरण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अव्यय की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।